हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, उसके डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखे थे और इस क्लास में हम केमिकल इक्वेशंस और उनकी बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वेट क्या कर रहे हो चांद सितारों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो केमिकल इक्वेशन एक तरीका मात्र है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, जिसमें हम सभी इन्वॉल्व सब्सटेंसेस के सिंबल्स और फॉर्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो कि ये केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमें दे रहा है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये क्या है? नॉर्मल वर्ड्स में लिख दिया है, तो ये एक हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जब हम इस तरीके से रिएक्शंस लिखते हैं तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में और ज्यादा सजा के लिख देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिंक की जगह Zn लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह HCl लिख दिया, जिंक क्लोराइड की जगह ZnCl2 लिख दिया, हाइड्रोजन की जगह H2 लिख दिया। इसको लिखना कंपैरेटिवली आसान है और इसमें देखो जिंक का सिंबल Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल HCl, तो सभी सब्सटेंसेस के सिंबल्स का यूज किया गया। अब जब उन्होंने इसको बना लिया, सजा के लिख लिया, तो उन्होंने सोचा अब कुछ नया बना है तो इसका नामकरण भी कर देते हैं। लगे हाथ, उन्होंने नाम भी बदल दिया और इसका नाम केमिकल इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन और कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन को ही लिखने का एक तरीका मात्र है सिंबल्स और फॉर्मूलोस का यूज करके। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A chemical equation is a representation of a chemical reaction using the symbols and formulas of the substances involved in it. Clear? अपने से आप एक दो और एग्जाम्पल्स ले लीजिए केमिकल रिएक्शन के और उससे केमिकल इक्वेशन लिखकर जरूर देखिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दो तरीके के केमिकल इक्वेशंस हो सकते हैं। एक हम समझ लेते हैं, दूसरा हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर होते हैं, उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आई रिपीट, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स की संख्या बराबर होती है, उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझो। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है H2 + O H2O, है ना? तो यहाँ देखो दो एटम्स हाइड्रोजन के यहाँ भी है और दो एटम्स हाइड्रोजन के यहाँ भी है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ भी है, ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ भी है, ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। वहीं बेटा मान लो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, तो देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन के तो दो दो एटम्स हैं अभी भी दोनों साइड में, लेकिन ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इस साइड 2 हो गए हैं, इस साइड 1 हो गया है, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि जब नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बराबर होते हैं दोनों साइड्स में, तो इक्वेशन बैलेंस होती है, और जब बराबर नहीं होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है। लिखा हुआ है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन has equal number of atoms of all the elements in reactant and product side. क्लियर है? अच्छा, आप ये बताओ कि आखिर इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की हमें जरूरत क्या है? नहीं भी करेंगे तो काम चल नहीं जाएगा, तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमें एक लॉ को सेटिस्फाई कराना होता है। कौन सा लॉ? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप क्लास 9th में पढ़कर आए हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट्स का मास होता है किसी भी रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होना चाहिए, है ना? अब अगर हम इक्वेशंस को बैलेंस नहीं करेंगे तो रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होगा, और इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए, उसकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। देखो, यही बात यहाँ लिखी है कि केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड to satisfy the law of conservation of mass, which states that mass of reactants is equal to the mass of products. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर भी कई बार पूछा गया है, why are chemical equations balanced, या which law gets satisfied on balancing a chemical equation। तो याद रखना उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है बात? चलो अब देखो, हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है,
तो केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड को हिंदी में बोले तो जुगाड़ू मेथड। सिर्फ हमें यहाँ पर जुगाड़ बैठाना है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी कोफिशिएंट ऐड करके इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखो मैं भी यहाँ पर जुगाड़ी बैठाऊंगा जब आपको इक्वेशंस बैलेंस करना सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है किसमें 2 किसमें 3 क्या लगना है, और आपको भी एग्जाम में जुगाड़ बैठाना है। तो हो सकता है जब हम इन इक्वेशंस को करेंगे तो कहीं हम अटक जाएं या कहीं हमको सॉल्व करने में टाइम लगे। तो अगर हम कहीं अटक जा रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में तुम भी इसी अप्रोच से करने वाले हो। तो अगर तुम समझोगे कि मैंने कैसे कैसे सोच के इक्वेशन को बैलेंस किया है, तो तुम भी वहां सिमिलर अप्रोच से सोच पाओगे, राइट। तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन जब हम करेंगे तो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। पहला इक्वेशन है हमारा N2 + H2 विल गिव NH3। सबसे पहले देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट में, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक ही एटम है रिएक्टेंट में। तो अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक है, अब जब हम यहाँ 2 लगाएंगे तो देखो नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट में है, और हाइड्रोजन के देखो 3 2 6, 6 एटम प्रोडक्ट में है। बेटा याद रखो, हम जब भी कोई भी कोफिशिएंट लगाएंगे तो हम आगे ही लगा सकते हैं, हम यहाँ नीचे सबस्क्रिप्ट में नहीं लगा सकते। और इसके अलावा अगर मैंने कोई भी कोफिशिएंट आगे लगाया है से 2, तो ये 2 बेटा नाइट्रोजन के साथ भी काउंट होगा, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा। तो यानी कि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 3 2 6, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन के एटम 6 निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरफ तो हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। तो बेटा अगर इस तरफ मैं एक सफिक्स 3 लगा दूं, ठीक है, सॉरी प्रीफिक्स 3 लगा दूं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हो जाएंगे। तो अब देखो नाइट्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में है, हाइड्रोजन के 6 एटम्स भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में है। तो अब ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना। अब इसमें इतना डिटेल में इसलिए समझाया था, पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद से जल्दी जल्दी देखो, जैसे यहाँ पर कार्बन का एक एटम है रिएक्टेंट में, कार्बन का एक ही एटम है प्रोडक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। हाइड्रोजन के 4 एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 ही एटम है, गड़बड़ है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड कर दूं तो देखो हाइड्रोजन के 4 एटम रिएक्टेंट में भी हो गए और इसी हाइड्रोजन के 4 एटम प्रोडक्ट में भी हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का 2 एटम है रिएक्टेंट में और ऑक्सीजन का 2 ही एटम प्रोडक्ट में भी है। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, अब यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का 2 एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 2 एटम ये है और 2 एटम ये है, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो इसका मतलब है हमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का 2 एटम और देना है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 + 2 4 एटम्स हो गए। क्लियर है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा CuSO4 + NaOH is giving CuOH whole twice plus Na2SO4। अब बेटा एक बात समझो, ये जो 2 ब्रैकेट के बाहर लगा है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा और ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा। हमें दोनों के साथ इस 2 को काउंट करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। कॉपर का देखो एक ही एटम रिएक्टेंट में है और कॉपर का एक ही एटम प्रोडक्ट में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सल्फर का एक एटम रिएक्टेंट में है और सल्फर का एक एटम प्रोडक्ट में है, इसमें भी कोई इशू नहीं हो रहा। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं रिएक्टेंट में, राइट, 4 नहीं है, देखो 4 ये है और एक ये, 5 एटम है। ऑक्सीजन के 4 + 1 5 एटम है रिएक्टेंट में, और यहाँ पर ऑक्सीजन के देखो 4 ये और 2 ये, 6 एटम है। बेटा इस तरफ 4 + 1 5 है और प्रोडक्ट में 2 + 4 6 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये बताओ, क्या हम 5 को 6 बना सकते हैं? बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो देखो अब यहाँ पर 4 और 2 6 हो गए ऑक्सीजन के एटम्स, और यहाँ पर भी देखो 4 और 2 6 हो गए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सोडियम देखो 2 एटम रिएक्टेंट में है, 2 एटम प्रोडक्ट में भी है। इसके अलावा हाइड्रोजन देख लो, 2 एटम रिएक्टेंट में है, 2 एटम प्रोडक्ट में है, ये भी बैलेंस हो गया। देखो क्वेश्चन देखने में कितना कठिन लग रहा था,
लेकिन सॉल्व किया तो सिर्फ एक प्रीफिक्स लगाने से ही क्वेश्चन पूरा निपट गया। अगला देखो, ये भी आसान है। सोडियम का एक एटम रिएक्टेंट में है, सोडियम का एक ही एटम प्रोडक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का 2 एटम है रिएक्टेंट में, और यहां पर हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं प्रोडक्ट में। ये बताओ 2 को हम 3 कैसे बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि मैं 2 को 3 बना दूं? यार मैं इसके आगे मिनिमम 2 लगाऊंगा। अगर मैं 2 भी लगाऊंगा तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 4 हो गए। और इस तरफ कितने हैं? 3 हैं। तो इसको भी 4 करना पड़ेगा, इसलिए यहां भी 2 लगाया है। अब ध्यान से समझो, ऐसा करने पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स रिएक्टेंट में है, और प्रोडक्ट में भी देखो 2 + 2 4 हो गए। तो ऑक्सीजन के 4 हाइड्रोजन के 4 एटम्स दोनों तरफ हो गए। ऑक्सीजन में देख लो, ऑक्सीजन में 2 एटम रिएक्टेंट में है, और ऑक्सीजन के 2 एटम मुझे प्रोडक्ट में भी दिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अब ये बैलेंस है, एकदम अब ये सही है। चलो इसके बाद अगला देखो, MnO2 + HCl is giving us MnCl2 + Cl2 + H2O। इसको भी समझते हैं। जैसे मैंगनीज का एक एटम रिएक्टेंट में है, एक प्रोडक्ट में है, सही है। ऑक्सीजन का 2 एटम रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में एक ही है, तो यहां पर प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए हम यहां पर 2 लगाएंगे। अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूं तो देखो ऑक्सीजन का 2 एटम दोनों तरफ हो गया। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में एक ही एटम है और प्रोडक्ट में 4 एटम है। रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 4 है, इसलिए यहाँ पर 4 लगाएंगे, जिससे कि मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। ऐसा करने पे क्लोरीन के रिएक्टेंट में 4 एटम हो गए, और क्लोरीन के बेटा प्रोडक्ट में भी 4 एटम है, तो अब ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझते हैं इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एल्यूमिनियम का देखो एक एटम रिएक्टेंट में है, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स रिएक्टेंट में है, तो ये तो सही बात नहीं है, यहाँ 2 लगा देते हैं, एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद देखो हाइड्रोजन के 2 एटम रिएक्टेंट में है, और हाइड्रोजन के 2 ही एटम प्रोडक्ट में भी हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बच गए हम। सल्फर का एक एटम रिएक्टेंट में है, सल्फर के 3 एटम्स रिएक्टेंट में है। देखो बेटा सल्फर के 3 एटम्स हैं, है ना, क्योंकि ये 3 बेटा जो सल्फर के साथ भी काउंट होगा, ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा, तो इसीलिए हम यहाँ 3 लगा देते हैं, जिससे कि रिएक्टेंट में भी सल्फर के 3 एटम हो जाए। ऐसा करने पर हाइड्रोजन का काम गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन के देखो 6 एटम हो गए रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हमें यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हाइड्रोजन के 6 एटम हो जाए। इसके बाद देखो सल्फर हो गया, ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन के 4 3 12 कितने एटम है, गिनो इधर, 4 × 3 12 एटम्स है रिएक्टेंट में, और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में भी देखो 4 3 12 एटम्स है, तो मेरे हिसाब से ये भी बैलेंस्ड है। इस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं, इन्हें बैलेंस करके इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।